चलो तो चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है भाई? वर्क, एनर्जी, पावर। तो ठीक है, वर्क मतलब काम। तो तुमको करना है कोई काम और उस काम को करने के लिए तुमको चाहिए एनर्जी। सिंपल है। अच्छा, और अगर तुम्हारे पास पावर ज़्यादा हुई तो तुम उस काम को जल्दी कर पाओगे, पावर कम हुई तो तुम उस काम को ज़्यादा टाइम लगाओगे। सिंपल है ना। तो ये चैप्टर ऐसा कोई बहुत हार्ड है नहीं, 3 चीज़ें पढ़नी है, फिर आखिरी में कोलिजन देख लेंगे और बस ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो इसका पहला टॉपिक है जो है वर्क। ठीक है, तो ऐसा है कि वर्क कब होता है? जब तुम कुछ करते हो, तुमको कुछ आउटपुट दिखता है। बट ये हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ हमको उससे मतलब नहीं है। यहाँ हमारा सिर्फ एक सिंपल सा मतलब होगा कि जब हम फोर्स लगाएंगे और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा तो हम बोलेंगे वर्क हुआ। अब तुम ऐसे लेके इसको धक्का मार रहे हो, ना तो ये बोर्ड कहीं गया, ना आगे आया, ना पीछे गया, जहाँ का वहीं पड़ा हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, इसका मतलब कोई वर्क तुम नहीं किया। सिंपल है, बहुत सिंपल। ठीक है ना। तो वर्क तभी किया होगा जब हमारा जिधर फोर्स लगेगा, जरूरी है क्या उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो? नहीं है जरूरी। सोचो, एक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन अपोजिट लगता है बट डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट रहेगा ना। भाई फोर्स मैं इधर लगा रहा हूँ, ठीक है ना, मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा बट फ्रिक्शन पीछे लगेगा। तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ उससे जो वर्क होगा वो तो सेम है, बट ये जो फ्रिक्शन वर्क कर रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो यहाँ कुछ तो होगा ना। देखो यहीं पे सिंपल सी चीज़ आती है कि यहाँ से हम लोग वर्क को डिफाइन करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ध्यान ये रखना है पहला चीज़ कि एक ऑब्जेक्ट है ये मान लो, अब इस पे फोर्स F लग रहा है। ठीक है, तो वर्क होने के लिए 2 कंडीशन होती है। पहला कि फोर्स लगना चाहिए और दूसरा क्या कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो मूव करना चाहिए। ठीक है, 2 चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। अब सबसे पहले एक कांस्टेंट फोर्स ले लेते हैं और उसके लिए वर्क डन निकालते हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट फोर्स F है। यहाँ मैंने इस F को लगाया और बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँच गई मान लो, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये S था। तो मेरा वर्क डन कितना होगा? तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल है एकदम। ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। S क्या है यहाँ पे? जो डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी मेरे फोर्स F लगाने पे। बट अब ये तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि ये जो है अपने पास, इसको हटाते हैं और ज़रा इसमें देखो, अगर ये फोर्स F इधर ना लग के किसी एंगल पे लग जाएगा तो ये इस डायरेक्शन में लग जाता फोर्स F। तो इसके 2 कंपोनेंट होते भाई, ये थीटा एंगल पे लग रहा होता तो इधर एक होता F cos थीटा और ऊपर होता F sin थीटा। अब ये F sin थीटा करता क्या? नीचे mg लग रहा होता तो ये नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ा देता, एक तरीके से सपोर्ट करता। ठीक है, लेकिन ये F cos थीटा हमारा जो वर्क यही करता क्योंकि हमारा मोशन इस डायरेक्शन में होता। मान लो यहाँ से यहाँ तक मोशन हुआ है, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पहुँच गया है तुम्हारा। ठीक, ठीक है ना, ये एच डिस्प्लेसमेंट है। तो अब तुम वर्क डन क्या लिखोगे? ये था फॉर कांस्टेंट फोर्स, जब फोर्स कांस्टेंट हो और किस कब हो? 0 डिग्री पे हो, मतलब एकदम पैरेलल हो सरफेस के। लेकिन अगर मेरा फोर्स जो है F एट थीटा एंगल पे होता तो क्या होता कि अब वर्क डन कितना लेते? क्या ये F sin थीटा कुछ वर्क कर रहा होता? नहीं करेगा ना, उस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो F cos थीटा ही वर्क करेगा। तो मैं क्या लिखूंगा? F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट S। मेरे को एक बात बताओ, F को Fs cos थीटा में लिख सकता हूँ क्या? अब जैसा कि तुमको मालूम है वर्क डन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और साथ में आया है कॉस्ट और ये है इनका प्रोडक्ट। तो ये कब मिलता है भाई? तो ये मिलता है डॉट प्रोडक्ट में, ये मिलता है डॉट प्रोडक्ट में। और डॉट प्रोडक्ट में हमको जो आइटम मिलता है वो कैसा मिलता है? स्केलर। क्या मिलता है? स्केलर। तो इसीलिए हमारा जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर, तो हमारा यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। बट ये पसंद नहीं आया, तो हम लोग कौन सी यूनिट यूज करते हैं वर्क के लिए?
जूल यूज करते हैं, ठीक है। और क्या होगा, न्यूटन मीटर। और एक और कोई यूनिट है क्या वर्क डन की? किलो जूल, वाह, वो यूनिट नहीं है बेटा, वो जूल में 10³ मल्टीप्लाइड है। एक और यूनिट है अर्ज, जो कि इसका CGS यूनिट है, जो कि इसका CGS यूनिट है। और 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ज होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ज होता है, ठीक है ना। अब ऐसा है कि यहाँ पे 3 टाइप का पॉसिबिलिटी दिख रहा है तुम लोगों को कॉस की वजह से, क्योंकि कॉस का जो कर्व है अगर तुम देखो, मैं तुम लोगों को मैथमेटिक्स के तरीके से बताऊंगा, फिर समझाऊंगा। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव मिलता है, यहाँ नेगेटिव मिलता है, यहाँ पॉजिटिव मिलता है, यहाँ पे 0 होता है 2 जगहों पे। तो इसका मतलब क्या है, ये F और S मेजर्ड वैल्यू है, मैग्नीट्यूड होगा जब लेंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। मेन जो यहाँ पे कार्यक्रम होगा वो कॉस की वजह से होगा, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। तो हमारा वर्क भी 3 टाइप से हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, ठीक है। पॉजिटिव कब होगा भाई, जब हम जिधर फोर्स लगाएंगे जिस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट मेरा उसी डायरेक्शन में हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, ये π/2 के पहले तक ही पॉजिटिव है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ऐसा, ये 0 डिग्री होगा, यहाँ से उठते उठते 90 तक लगेगा, ये फोर्स 90 तक लगेगा। 90 पे तो ऐसा कुछ होना जाना है नहीं, 0 हो जाएगा, cos 90 0 होता है। बट 90 से जितना भी कम एंगल होगा तो मैं जो फोर्स लगाऊंगा वो कोई डिस्प्लेसमेंट कराएगा और हमको एक पॉजिटिव वर्क मिलेगा। अब अगर एंगल मेरा 90 से ज़्यादा होता, फोर्स इधर कहीं लग रहा होता, डिस्प्लेसमेंट लेकिन इधर ही है, एज इन द केस ऑफ फ्रिक्शन, तो वहाँ पे हमको नेगेटिव वर्क देखने को मिलता। और हमारा 0 वर्क भी हो सकता है जब हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे, तो इसमें कोई दिक्कत ठीक है ना। अब इसका वर्क डन का डायमेंशन तुम लोग निकाल सकते हो। फोर्स का तुमको याद है mL/t-2, डिस्प्लेसमेंट का L, तो mL²t-2, ये हो गया तुम्हारा वर्क का डायमेंशन, ठीक है ना। अब इसको ना हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी देख सकते हैं। तो देखो कि अगर वर्क मेरा जो फोर्स है वो कुछ ऐसा लगा, Fx_i प्लस Fy_j प्लस Fz_k, और मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है मान लो s, वो है Sx_i प्लस Sy_j प्लस Sz_k, तो मेरा वर्क डन कितना होगा भाई, तो F.S, तो डॉट करूँगा तो मेरे क्या मिलेगा, Fx Sx प्लस Fy Sy प्लस Fz Sz, ठीक है ना। तो इस तरीके से निकाल लोगे, सिंपल है, ठीक। अब इसमें कोई टेंशन है क्या, अगर मैं तुमको ये नहीं देता तो तुम्हारा 2D फोर्स होता, मतलब 2 डायमेंशनल फोर्स होता। मतलब क्या है, एक ऐसा फोर्स जो मोशन जो कराने वाला है वो 2 डायमेंशन में दिखेगा, ठीक है। मतलब उस फोर्स के 2 कंपोनेंट है, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग। यहाँ पे तीनों एक्सिस के अलॉन्ग है, एक्स वाई जेड के, मतलब ये एक स्पेस में मोशन होने वाला है। यहाँ पे जो होगा, जो डिस्प्लेसमेंट है ये कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और कुछ ऐसा कहीं भी जाएगा, जहाँ भी जाए। वैसे तो हम एक मोशन होगा ये स्ट्रेट लाइन में होगा, क्योंकि हम वर्क का डेफिनेशन यही बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ फोर्स की लाइन में ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। क्योंकि सिंपल है, मैं अगर इधर जाना चाह रहा हूँ तो मेरा डिस्प्लेसमेंट इस मार्कर के अलॉन्ग है, फ्रिक्शन इसके ठीक इधर लगता है, लाइन ऑफ एप्लीकेशन सेम रहता है दोनों केस में। तो वर्क में कोई दिक्कत है, सिंपल है, बस वैल्यू पुट करोगे और एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एक ये F.S यूज़ करोगे, एक ये तो तुम लोगों को खुद समझ जाना चाहिए था, वेक्टर बहुत डिटेल में हम लोग पढ़े हैं वैसे भी। तो अब देखो, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कांस्टेंट फोर्स के लिए। फोर्स कांस्टेंट होता तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होता उसको मल्टीप्लाई कर देते और हमारे वैल्यू हमको मिल जाती, वर्क की कितना वर्क हमको करना पड़ा, ये कितना वर्क हुआ। बट ऐसा ज़रूरी है क्या कि फोर्स कांस्टेंट हो, वेरिएबल भी हो सकता है। तो वेरिएबल फोर्स के केस में क्या होगा, देखो तो ऐसा है, मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो फोर्स है ना वो डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है, मतलब फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों को इस पर प्लॉट कर देता हूँ। चलो, तो ये मेरा फोर्स हो गया और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये कुछ मुझे इस टाइप का कर्व मिला। अब मैं जानना चाहता हूँ कि ये मेरा इनिशियल पोजीशन xi है और ये मेरा फाइनल पोजीशन xf है। ये xi से xf जाने में मेरे को टोटल वर्क कितना पड़ा,
ठीक, तो अब यहाँ पे क्या किया जाए, सिंपल है भाई, फोर्स और एक्स, अगर ये रेक्टेंगुलर होता मस्त तो तुम एरिया निकाल लेते, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वही तुम्हारा वर्क होता। कांस्टेंट फोर्स के लिए हो क्या रहा था, ऐसा था कांस्टेंट फोर्स, तो ड्रॉ करके दिखा देते हैं। ये कांस्टेंट फोर्स कुछ ऐसा था, तो वहाँ पे कर क्या रहे थे, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, उनको मिल रहा था, मतलब एरिया ही निकाल रहे थे ना। तो यहाँ भी एरिया ही निकालोगे तो क्या करोगे, एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन यूज़ करोगे भाई। जब वेरिएबल होता है तो हमको इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ता है। तो अब क्या करें, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेते हैं, चलो dx लेंथ का, वहाँ पे फोर्स मान लो एफ ऑफ एक्स है, तो इस जो dx लेंथ का जो बहुत छोटा सा स्ट्रिप है, इसका कितना होगा भाई वर्क डन, इसमें कितना होगा ये dx लेंथ के लिए, तो और छोटा सा dw होगा जो होगा एफ ऑफ एक्स dx, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ही लगेगी ना भाई, बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए अगर बात करोगे ये एकदम छोटा सा, तो वहाँ तुमको ये स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा ना, ठीक। तो ये हो गया। अब करना क्या है, मान लो यहाँ इनिशियल वर्क 0 था, यहाँ नेट वर्क W हुआ होगा टोटल, तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो 0 से W dW इज इक्वल टू इंटीग्रेशन xi से xf एफ ऑफ एक्स dx, बस। तो W क्या आ जाएगा तुम्हारा, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन एफ ऑफ एक्स dx, सिंपल। तो बस अगर वेरिएबल फोर्स है तो उसको जहाँ से जहाँ तक ले जाना है, आखिर ये एक्स एफ और एक्स आई क्या बताना क्या चाह रहा है, डिस्प्लेसमेंट ही तो बता रहा है वो, ठीक है ना। तो इस तरीके से वेरिएबल फोर्स के लिए निकाल लोगे, तो मेरे हिसाब से वर्क निकालने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि इतना तो तुम लोगों को बहुत अच्छे से आता है मल्टीप्लाई डिवाइड करना, ठीक है। चलो नोट कर लो। चलो तो अब एनर्जी स्टार्ट करते हैं। वर्क तो समझ में आ ही गया होगा, तो भाई वर्क करने के लिए तुमको एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है। अब तुम्हारे पास जितना एनर्जी होगा तुम उतना वर्क करोगे, आसान भाषा में। तो वो एनर्जी क्या है, इट इज़ कैपेसिटी टू डू वर्क, जितना तुम्हारे पास एनर्जी है उतना तुम वर्क करोगे, सिंपल है एकदम, ठीक है ना। और एकदम इक्विवेलेंट है, मतलब जैसा वर्क जितना तुम्हारा है, मतलब एनर्जी जितना है उतना ही तुम वर्क करने वाले हो, या मतलब बोला जाए कि जितना तुम वर्क किए हो वो इक्विवेलेंटली सिग्निफाई कर रहा है, तुम बता रहा है तुमको कि तुम्हारे पास एनर्जी कितनी थी। तो एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है जैसा कि वर्क होता है, और डायमेंशन भी इसका सेम होगा, इवन कि यूनिट भी सेम होता है एनर्जी का, ठीक है। अब दो टाइप की एनर्जी हमको देखने को मिलती है, पहली है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में तुम लोगों को बचपन से 9th से पढ़ते आ रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में बात कर रहे हैं तब है mg, ध्यान रखना। अब बच्चे नहीं रहे, अब ग्रेविटेशनल फील्ड के अलावा तुम्हारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी आएगी, उसके अलावा तुम्हारा स्प्रिंग भी आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बदलेगा अभी थोड़ी देर बाद। फिलहाल के लिए तो ये अपन mgh ऐसे समझने के लिए रख लेते जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो ये भाई काइनेटिक एनर्जी में ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है, वेलोसिटी। तो इसका मतलब क्या, वेलोसिटी क्या बताता है, मोशन को बताता है, मोशन हो रहा है ये बताना चाह रहा है ना वो। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी बॉडी में तब आती है जब वो मोशन कर रहा होता है, और पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जब वो बॉडी में कब आती है, जब वो किसी पोजीशन पे हो, सीधी सी बात है एकदम, ठीक। तो अब इस पे ज़्यादा डिटेल में क्या करें, अब इसका डेरिवेशन करना चाहते हो काइनेटिक एनर्जी का, हैं। तो देखो ऐसे ले लो, ये तुम्हारा मास m का है, ये u वेलोसिटी से इधर जा रहा है, यहाँ पहुँचा, इसकी वेलोसिटी v हो गया, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको रेस्ट से स्टार्ट करते हैं, क्यों ले u, रेस्ट से स्टार्ट करो, ठीक है। और फोर्स F तुम लगा लो और डिस्प्लेसमेंट s हुआ है ऐसा मान लो, तो फोर्स F लगा लिया, डिस्प्लेसमेंट s हुआ है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये क्या तुम लोग फोर्स का कुछ कर सकते हो यहाँ पे, देखो तुमको वर्क डन निकालना है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है ma इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। तुमको एक्सेलरेशन चाहिए, ये वेलोसिटी देने का मतलब है तुम वहाँ से निकाल सकते हो एक्सेलरेशन,
तो देखो भाई ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ से u की वैल्यू अगर 0 रख दें तो हमारा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन 2s, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन अगर यहाँ मैं पुट कर दूँ तो m इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2s इंटू एस कटेगा और मेरा वर्क डन कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। और जितना मैं वर्क करूँगा वही यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में दिखेगा। सीधी बात है भाई, जिस स्टार्ट यहाँ पे होगा तो इस पे एनर्जी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। फिर मैं वर्क करता जाऊँगा तो वो वर्क इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता जाएगा, तो मेरा जो काइनेटिक एनर्जी आएगा वो हाफ एम वी स्क्वायर ही तो आएगा। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको कैलकुलस मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, सिंपल है। तुम मान लो कि तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो छोटा सा हुआ, उसकी वजह से वहाँ पे तुमने छोटा सा वर्क किया, तो वो तुमने dw वर्क किया होगा छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो f डॉट ds ये लिखोगे। फिर यहाँ पे एंगल हम लोग मान लेते हैं कि 0 है तो f ds हो जाएगा, dw का वैल्यू, फिर f को ma लिख सकते हो और ये ds हो गया, ठीक। तो ये तुम्हारा dw है। फिर m, a एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो क्या लिखोगे, dv बाई dt, और ये हुआ तुम्हारा ds, ये हुआ dw। अच्छा, ये ds बाई dt को लिख सकते हैं क्या, v, तो mv dv इज इक्वल टू dw। अब मान लो इनिशियल 0 से v तक गया, ये तुम्हारा 0 से w तक गया, तो w इज इक्वल टू ये वी स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखोगे 0 से v का, तो क्या आएगा, w इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आएगा, और यही तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक। तो इस तरीके से तुम लोग इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन। तो मोमेंटम क्या होता है तुमको मालूम है, p इज इक्वल टू होता है mv, और काइनेटिक एनर्जी भी तुमको मालूम है कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। उसको भी लिख लो। अब ऐसा कर सकते हैं, कुछ दिमाग अपने से लगा लो कि m को ऊपर नीचे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना बहुत आसान काम है, कर सकते हो। तो अगर वो कर देंगे तो ये बन जाएगा हाफ एम वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, है ना। और ये काइनेटिक एनर्जी फिर हाफ पी स्क्वायर बाई m हो गया, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk हो गया, तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk हो गया। तो ये आ गया रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का, ठीक। चलो इसको नोट कर लो, फिर देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। चलो, तो वर्क एनर्जी थ्योरम देखते हैं, मतलब वर्क और एनर्जी का मेन रिलेशन क्या है। वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, बहुत सिंपल है। मान लो u वेलोसिटी से स्टार्ट किए और तुम v वेलोसिटी तक गए, ठीक है। बीच में तुम्हारा कुछ एक्सेलरेशन होगा, मान लो a हुआ होगा, तुमने जो फोर्स लगाया वो मान लो f है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा जो बॉडी है उसका मास है m, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से तुम एक चीज़ तो लिख सकते हो ना भाई, f इज इक्वल टू ma, दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो ये v वेलोसिटी को u के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ऐसा है कि ये v स्क्वायर है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी में बदलना बड़ा आसान है। इसको अगर तुम इसको m/2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ भाई, हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए ना, वी स्क्वायर में m/2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई 2, वही तो है हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन में दोनों साइड ना m/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाई 2 mu स्क्वायर बाई 2, और ये क्या हो जाएगा mas, और ये ma क्या है f, तो ये fs क्या होता है, वर्क। अच्छा, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और ये क्या है, वर्क। तो ये जो अगर मेरा फोर्स कांस्टेंट होता तो ये मेरा जितना मेरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता वही मेरा वर्क डन होता, ठीक है। तो W इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, इसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा उतना ही मुझे वर्क करना पड़ेगा। बट ये तो ठीक है ना, जरूरी है कि फिर से फोर्स कांस्टेंट ही हो, नहीं है ना, हो सकता है वेरिएबल हो, तो भाई तो ठीक है,
तो अगर वेरिएबल फोर्स है तो F इज इक्वल टू एम ए, तो ठीक ही है। वर्क डन कितना होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, ठीक है। उसके बाद F को क्या लिख सकते हैं, एम ए डी एस एम डी वी बाई डी टी डी एस एम वी डी वी, ये आ गया तुम्हारा डी डब्ल्यू। अब वर्क 0 से W हुआ है, स्पीड U से V पहुंच गई, तो ये क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई टू लिमिट U से V, ये हो गया W। W इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई टू माइनस एम यू स्क्वायर बाई टू, जो कि है डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या है, वर्क एनर्जी होल्ड्स गुड फॉर बोथ कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स। तो इसमें कोई दिक्कत ठीक है, चलो नोट कर लो। चलो तो काइनेटिक एनर्जी पूरा हो गया जो भी था उसमें, वर्क था, वर्क एनर्जी थ्योरम था, सब कुछ हो गया। अब हम लोग इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करते हैं, दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि है पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम लोग बात किए थे कि काइनेटिक एनर्जी जो आता है वो आता है ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ऐसा हमने बोला था। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये आता है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन किसी फील्ड में, ध्यान रखना ये चीज़ बाद में पढ़ेंगे अपन। तो कोई यहाँ पे फोर्स फील्ड सिस्टम लग रहा होगा, सोचो ऐसा है जैसे हमारा है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अब अगर मैं इस डस्टर को यहाँ से ऐसे उठाया यहाँ तक, तो मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, और इसमें मैं अगर कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे इस रखूँ इस ऑब्जेक्ट को, तो इस पे एक क्या होगा, इसके पास एनर्जी स्टोर्ड होगी, वो किस फॉर्म में होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इन अ फील्ड ऑफ फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, उसके फील्ड में अगर हो तब, ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसकी पोजीशन जो भी होगी, ठीक है। तो इसको ना एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हो तुम लोग, या फिर म्यूचुअल एनर्जी भी बोल सकते हो। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है ना ये 3 टाइप की हो सकती है, जैसा मेरे को अभी दिमाग में आ रहा है। तो पहला है अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। इसके अलावा अपना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और एक होता है अपना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, जो स्प्रिंग में स्टोर्ड होता है। जब स्प्रिंग एक्सपैंड होती है तो उसकी पोजीशन होती है ना, जो एक्सपेंडेड लेंथ है या कंप्रेस्ड लेंथ है, तो वो पोजीशन की वजह से उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है ना, उसको हम लोग इसमें देखेंगे। तो अभी सबसे पहले चलो देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मैं कैसे डिफाइन करूँ, तो सीधी सी बात है, ये मेरा ग्राउंड है, यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मास m है, इसको मैंने उठाया और अब इस पोजीशन पे रख दिया, ठीक है। मान लो ये कितना हाइट राइज हो गया, h हाइट राइज हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कैसे निकालूँ वर्क, तो देखो सबसे सिंपल चीज़, पहले तो बताओ फोर्स कितना लगाओगे। फोर्स उतना ही लगाओगे जितना नीचे लग रहा होगा, उतने में काफ़ी है यहाँ पे ले जाने के लिए। तो फोर्स तुम लगाओगे mg, ठीक। तो वर्क कितना करना पड़ा हो गया mgh, और जितना वर्क करोगे वही स्टोर्ड हो जाएगा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया mgh, सिंपल था ना। और उसको हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी लिखते हैं कुछ लोग u भी लिखते हैं, किताबों में u भी मिलेगा तुमको, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पे फोर्स का एक सिस्टम होना चाहिए, मतलब फोर्स की एक फील्ड होनी चाहिए, तभी हमारा पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये जो फोर्स है ना ये 2 टाइप का हो सकता है, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एकदम अगर सिंपल तरीके से समझो तो कंजर्वेटिव फोर्स वो होगा ना जिसमें कि अगर मैं वर्क करूं
एक पॉइंट से दूसरे जगह ले जाने में, फिर दूसरे जगह से वापस उसी पॉइंट पे आ जाऊँ, तो मेरा जो नेट वर्क डन है ना वो 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं एक कंजर्वेटिव फोर्स लगा रहा हूँ या लग रहा है वहाँ पे उस चीज़ पे, ठीक। या एक और चीज़ सोच सकते हो कि कंजर्वेटिव फोर्स ये भी हो सकता है कि इसमें अगर मैं वर्क डन करूं तो एक पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट ए है, यहाँ से मुझे जाना है बी पे, तो एक रास्ता तो ये वाला है ए से बी, एक रास्ता तुम ये वाला फॉलो कर लो, ठीक है। तो ये पाथ 1, ये पाथ 2। तो क्या लगता है तुमको कि वर्क डन ए से बी जाने में बाई पाथ 1 कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये पाथ 2 में भी जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही है ना, इसका मतलब वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। और जब फोर्स हमारा लग रहा है तो अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो वर्क जो मेरा होगा ना वो हमेशा पाथ इंडिपेंडेंट होगा, उसको पाथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर एक चीज पाथ इंडिपेंडेंट है तो तुम अगर ये पॉइंट से शुरू करके वापस घूम के ये पॉइंट पे आ जाओ तो तुम्हारा वर्क कितना होगा? तो इसीलिए वर्क डन इन क्लोज पाथ कितना होगा? 0। और वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा? जिसमें ये दोनों चीजें नहीं हो रही होंगी, ठीक है। तो अब क्या हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है? तो एकदम कर सकते हैं। इसको कॉपी करो फिर देखते हैं। चलो देखते हैं कि ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है, मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कंजर्वेटिव होता है कि नॉन कंजर्वेटिव? तो सिंपल है कि ज़मीन से उठाए एक बॉक्स को, यहाँ से उठा के एच हाइट पे रख दो, तो ये एच हाइट है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, कितनी होगी? mgh। उसको क्या ही लिख लो, mgh। अब एक दूसरा बॉक्स उठाओ, इसके साथ तातथैया करो, थोड़ा दूर ले जाओ h1 डिस्टेंस, फिर उसके बाद उस बेचारे को ना यहाँ से ऐसा घुमा लो, यहाँ तक ले आओ, ठीक है। उसके बाद फिर वापस सेम हाइट पे ले जाके रख दो, तो ये तुम्हारा जो डिस्टेंस है कितना हो जाता है? h माइनस h1, ठीक ना? कोई दिक्कत इसमें? टोटल h है, ये h1 है, बचा डिस्टेंस कितना ऊपर चढ़ा? h माइनस h1। अब ऐसा है ग्रेविटेशनल फोर्स तो ऐसा लग रहा हो वर्टिकल, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? mgh1। क्या यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा? 0, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट f डॉट ds, डॉट में 90 आएगा, अगर cos 90 0 होता है, ख़त्म बात। फिर यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो वर्क डन W2 करना पड़ा वो mgh माइनस h1। तो नेट वर्क जो W करना पड़ेगा वो W1 प्लस W2 होगा। और अगर मैं mgh1 प्लस mgh माइनस h1 को करूँ तो मुझे mgh ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो यहाँ पे वर्क डन था वो भी सेम है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो U है ये भी सेम है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है ना? चलो नोट कर लो। चलो तो आगे देखते हैं क्या कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये एनर्जी किसकी वजह से आ रही है? कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, जो मेरा कंजर्वेटिव फोर्स में है, ठीक है। तो जो फोर्स है वो एफ ऑफ एक्स है मान लो अगर, तो जो वो वर्क कितना करेगा? एफ ऑफ एक्स इंटू जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो। तो जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा वो मान लो डेल्टा यू हुआ अगर, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ होगा वो कैसा हुआ होगा? बताओ। देखो अगर मेरा कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर लो, तो वो लग रहा है नीचे, तुम जा रहे हो ऊपर, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूँ तो वो कितना वर्क किया होगा? मान लो इनिशियल पोजीशन xi थी, या एक कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं पहले, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ो, एक कंजर्वेटिव फोर्स लो, तो मान लो अगर तुम xi पोजीशन से xf पे पहुँचे हो
तो जो तुम्हारा जो भी तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो कितना वर्क करेगा, तो वो अपना जो भी फोर्स लग रहा है वो इनटू डिस्प्लेसमेंट एक्स आई, एक्स एफ माइनस एक्स आई, या ये वाला छोड़ो, हम मान लेते हैं कि हमारा जो फोर्स है ये वेरिएबल फोर्स है, तो हम क्या करते हैं इसको वर्क डन को इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो वर्क डन कितना होगा, इंटीग्रेशन एक्स आई से एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ऐसा है कि ये वर्क कौन कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स। हमारा पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन का इक्वल होगा, ये तो ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स नीचे लग रहा है इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। अगर बात करें किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स की, तो कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करेगा वो तो हमेशा नेगेटिव आएगा ना, जो वर्क करेगा कंजर्वेटिव फोर्स वो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी होगा डेल्टा यू वो माइनस डब्ल्यू का इक्वल होगा, तो मैं डेल्टा यू को क्या लिख सकता हूँ, माइनस एक्स आई से एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये समझ में आया क्या, अपोजिट होगा ना हमेशा। तो अब एक काम करते हैं, इसको ना डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दोनों साइड को। दोनों साइड को अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर दूं तो इधर मेरा क्या मिलेगा, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ से एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी यू बाई डी एक्स। और ये कोई भी चीज़ को अगर अपन डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दें, या मतलब डिस्टेंस से डिवाइड कर दें, तो उसका हमको ग्रेडियंट मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पे पोटेंशियल को ग्रेडियंट से डिस्टेंस से डिवाइड किया है, मतलब मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना भी होगा उस वहाँ पे उतना हमारा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना। अब अगर इसी चीज़ को हम लोग ग्रेविटेशनल के लिए बात करना चाहें तो कैसे हो जाएगा ये, तो देखो u जो है वो कितना होता है, u कितना होता है, mgh होता है। अब अगर मैं माइनस डी यू बाई डी एच निकालूं तो कितना हो जाएगा, mg, है ना। mg h का क्या 1 हो जाएगा, mg कांस्टेंट है, बाहर जाएगा। ये mg किसके इक्वल होता है, फोर्स के ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल आया। तो यही हम बात कर रहे थे, कोई दिक्कत इसमें। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों ही मैकेनिकल एनर्जी हैं। ठीक, पहली चीज़ तो ये। अच्छा, तो अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है और वो अगर किसी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं तो हमेशा मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिख लो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स हमारे किसी बॉडी पे वर्क करेगा तो उसका मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगा। तो ये मैकेनिकल एनर्जी फिर होता क्या, तो मैकेनिकल एनर्जी जो है इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ये हमेशा सेम रहेगा। तो इसको लिख सकते हो तुम लोग क्या कि काइनेटिक फाइनल प्लस काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए ना प्रूव करके देखते हैं। जैसा कि हमको मालूम है कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फील्ड है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है विथ मास m, ये यहाँ से यहाँ तक फॉल कर रहा है और यहाँ फाइनली पहुँचा होगा ये। ठीक है ना, इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 थी और 0 से वो v वेलोसिटी तक पहुँचा, v इज इक्वल टू 0, यहाँ कहीं पे मान लो v इज इक्वल टू v डैश, और यहाँ पहुँच के v इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी जो भी है उसकी वो v गेन कर लिया। ठीक है ना। अब टोटल डिस्टेंस मान लो h है, h हाइट पे था, h हाइट पे था,
तो अगर मैं देखूँ तो ये जो है इनिशियली x डिस्टेंस आने के बाद उसकी वेलोसिटी v डैश हो गई थी, तो ये जो बची हुई डिस्टेंस है कितनी हो गई, h माइनस एक्स। अब तुमको करना क्या है, यहाँ पे 3 पोजीशन है, a है, b है और c है। तीनों जगह पे तुमको मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है। तो a के लिए बात कर लो पहले। तो a पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv², जो कि हो जाएगा 0। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, u से लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, तो mgh। तो मैकेनिकल एनर्जी जो टोटल एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, mgh। अब b पे बात करो, देखो b पे क्या हो रहा होगा, b पे वेलोसिटी v डैश है, मैं क्या v डैश को निकाल सकता हूँ, v इज इक्वल टू यू प्लस at से। तो u मेरा 0 है, a मेरा कितना है g, t कितना है, टाइम। ये क्यों यूज़ करें हम लोग, ये तो हमारे पास है नहीं ना डाटा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन। तो v² मतलब v डैश स्क्वायर माइनस u² इज इक्वल टू 2gh। h कितना है यहाँ पे हमारा, x है। तो v डैश की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ये तो 0 है, तो √2gx, ठीक है ना। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ m v डैश का स्क्वायर कितना होगा भाई, 2gx, 2 कटेगा, mgx आया। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mg, हाइट कितना है, h माइनस एक्स। तो टोटल एनर्जी जो है अपना मैकेनिकल एनर्जी वो कितना आ गया, k प्लस u, जो कि अपना mgx प्लस mgh माइनस mgx, ये दोनों मर गए और मिला क्या, mgh। अगर पॉइंट C की बात करें, इधर लिख लेते हैं, जगह नहीं है, तो C पे क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0। अच्छा, v की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, v² माइनस u² इक्वल टू 2gh से। तो v² मिल गया है अपने को 2gh, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ m इंटू 2gh, तो 2 कटेगा या mgh। तो यहाँ से अपना जो टोटल एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी वो कितना आ गया, mgh। तो इसका मतलब क्या है कि अपना जो मैकेनिकल एनर्जी है ये कंजर्व रहता है इन अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो अगर इसका मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा नहीं दिखेगा। देखो मैं कांस्टेंट यहाँ बना देता हूँ, ये मान लो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वहाँ पे क्या है अपना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और फिर पोटेंशियल एनर्जी 0 पे पहुँच जा रहा है, स्ट्रेट लाइन है। फिर नीचे देख लो तो ये अपना यहाँ पे ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ब्लैक वाला कर्व, ठीक। काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनिशियली 0 होगा और फिर वो जब वहाँ पहुँचेगा तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, ये अपना काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और ये जो डॉटेड लाइन है ऊपर, जिसमें मैं थोड़ा रेड फिल कर देता हूँ, ये हमारा टोटल एनर्जी है, या बोला जाए मैकेनिकल एनर्जी है, जो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कोई दिक्कत इसमें, कंजर्व रहेगा मतलब सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एक ही बात है ना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। चलो तो इसको नोट करो, फिर अपन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग निकालेंगे। चलो तो अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो अब देखो सीधा सीधा पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते, पहले थोड़ा स्प्रिंग के बारे में समझते हैं। तो ये मान लो मेरा एक स्प्रिंग है, अभी ये रिलैक्स्ड है, इसका ये मैंने मीन पोजीशन ऐसा मान रखा है, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सपैंड कर देंगे। अब ये यहाँ पहुँच गया, तो ये उसका कुछ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो मैं ले रहा हूँ, मान लो वो डिस्प्लेसमेंट है x, वो डिस्प्लेसमेंट है x। तब क्या होता है, तुम लोग जब स्प्रिंग को खींचते हो तो होता क्या है, तुम ऐसे खींचते हो, स्प्रिंग वापस जाना चाहता है, तो इसका मतलब जैसे ही मैं यहाँ पे खींचता जाऊँगा इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, है ना। वो मैं उसको Fr से रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ, F रिस्टोरिंग। ये करना क्या चाह रहा होगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको
वापस ले जाना चाह रहा होगा, ठीक है। या मैं इसको रीस्टोरिंग फोर्स भी बोल सकता हूँ, या इसको मैं स्प्रिंग फोर्स भी बोल सकता हूँ। तो मैं एफएस लिख लेता हूँ कि जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स डेवलप हुआ है वो, इसका काम क्या है, ये रीस्टोर करना चाह रहा है, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाना चाह रहा है। तो अब एक चीज़ तुम लोग सिंपल सी चीज़ सोचो कि जैसे जैसे तुम डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे वैसे वैसे ये रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा। तो यहीं से आया है हुक्स लॉ, यहीं से आया है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है इट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे जब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊंगा तो मैं के एक्स लिखूंगा और माइनस साइन लगाऊंगा। क्यों माइनस लगाऊंगा? क्योंकि मेरे डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है रीस्टोरिंग फोर्स। शाबाश। तो अब ये हो गया अपना एफ इज इक्वल टू माइनस है के एक्स। तो ये के क्या है? ये के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये बताता है कि स्प्रिंग कैसा है, मतलब स्टिफ स्ट्रिंग है कि सॉफ्ट स्ट्रिंग है। अगर के की वैल्यू कम है तो वो एक सॉफ्ट स्ट्रिंग होगी, और अगर के की वैल्यू ज़्यादा है तो वो एक स्टिफ स्ट्रिंग हो गया। स्टिफ मतलब कड़ा, सॉफ्ट मतलब थोड़ा नरम। जैसे दो एग्जांपल देख सकते हो स्प्रिंग का, एक तुम्हारी गाड़ियों में सॉकअप में लगा होता है और एक तुम्हारी पेन में लगा होता है, जो क्लिक वाली पेन चलाते हो। तो दोनों स्प्रिंग में डिफरेंस है ना, एक वो स्प्रिंग है वो स्टिफ है, लेकिन यहाँ जो तुम पेन में यूज़ कर रहे हो वो सॉफ्ट स्प्रिंग है। उसके के की वैल्यू काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू जो बाइक के सॉकअप में यूज़ हो रहा है वो, ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तो अब अगर तुमको फोर्स मिल गया तो क्या तुम वर्क डन निकाल सकते हो? अब देखो ऐसा है ना, उस वर्क डन निकालने से पहले ये सोचो, हम क्या करते हैं, एक मास यहाँ पे लगा लेते हैं। अब हम इसको खींचे, छोड़ दिए, छोड़ेंगे तो क्या होगा? ये जाएगा और यहाँ रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। वरना अगर रुक जाता तो न्यूटन फिर गलत साबित हो जाता ना भाई। न्यूटन ने सबसे पहला लॉ दिया था, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये यहाँ ना रुक के थोड़ा पीछे खसकेगा, और कितना पीछे खसकेगा? अगर ये आइडियल सिचुएशन होती, कोई भी लॉस नहीं होता, ये जो ब्लॉक है ये किसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से नहीं लग रहा होता, इस पर एयर ड्रैग नहीं होता, एकदम आइडियल सिचुएशन, तो क्या होता है, जितना हम एक्स इधर खींचे हैं उतना ही एक्स ये पीछे चला गया होता, कंप्रेस होता। क्यों? बात समझ में आई है? ठीक है ना। तो ये कंप्रेस्ड स्ट्रिंग है। तो ये जो कंप्रेस्ड स्ट्रिंग है इसका भी डिस्प्लेसमेंट अगर मान लूँ मैं x है, तो इसमें भी फोर्स डेवलप हुआ होगा, लेकिन फोर्स अब इसमें किस डायरेक्शन में होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब वो उसको मेन पोजीशन या जो अपन इक्विलिब्रियम पोजीशन ले रहे हैं उसी पोजीशन पे लेना चाह रहे हैं। अगर एक डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लूँ, राइट डायरेक्शन को, तो नेगेटिव मेरा फोर्स हमेशा दिखेगा, अपोजिट रहेगा, ठीक है। तो क्या हम लोग ये जो हमारा स्प्रिंग है इसका जो ये स्प्रिंग फोर्स है, जो रीस्टोरिंग फोर्स है, इसने कितना वर्क किया निकाल सकते हैं? तो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है? x। फोर्स कितना है? माइनस के एक्स। बस हो गया, हो गया। तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया, यही है। एक बात बताओ, ये जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल है x के, इसका मतलब क्या है? फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब ये एक वेरिएबल फोर्स है ना। जैसे जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट बढ़ाऊंगा तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा ना। तो ऐसा थोड़ी ना कर सकते हो भाई, तुमको लेना पड़ेगा एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जिसमें होगा छोटा सा वर्क। फिर क्या करोगे? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को dx लोगे, क्योंकि अपन x ले रहे हैं ना। तो अब वर्क करते हैं, तो 0 से w मान लो, पोजीशन 0 से x मान लो, तो w इधर आ जाएगा। f की वैल्यू क्या लिखोगे? माइनस के एक्स डी एक्स। तो ये क्या आएगा? माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। यही आएगा क्या? वर्क डन, ठीक है। तो इतना वर्क हमको करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे मेरा पोजीशन कुछ ऐसा होता, मतलब मैं xi पोजीशन से xf पहुँचा होता, तो मैं वर्क डन कितना निकालता? xi से xf माइनस के एक्स डी एक्स, जो कितना आना चाहिए था? माइनस के xf स्क्वायर बाई 2 प्लस के xi स्क्वायर बाई 2। मैंने डायरेक्ट प्लस लिख दिया है, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ पे एक माइनस होगा जो इसको प्लस बना दिया होगा। बुक में फ्लिप करके भी लिख सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही लिखें। कोई दिक्कत? चलो तो इसको नोट कर लो। अब एक चीज़ बताओ
कि अगर मैं एक पॉइंट पे इसको खींचता और इसको छोड़ देता और ये वापस उसी पॉइंट पे चले जाता, मतलब मैं एक पोजीशन x से स्टार्ट किया और वापस x पे पहुंच गया, तो मेरा वर्क डन कितना होता? तो -kx² प्लस kx², मतलब कितना आता? 0। इसका मतलब ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि अगर मुझे इस ब्लॉक को इस x = 0 पोजीशन से मैक्सिमम जो x हम लोग लेके जाना चाह रहे हैं वहाँ तक मुझे लेके जाना है, लेकिन मैं इसको बहुत ही स्लोली ले जाना चाहता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे जो मेरा मोशन है ना, मैं चाहता हूँ कि वो एक क्वासी स्टैटिक मोशन हो, मतलब एक इतना स्लोली हम मूव करें यहाँ पे कि वो हमको चेंज दिखाई ना दे। सिंपल सा है, तुम लोग खुद ही सोच लो, एक चीज़ बहुत ही अगर स्लोली मूव कर रही हो तो हमको नहीं दिखाई देगा। लाइक स्नेल्स, लाइक ये जो क्लॉक का जो आवर वाला सुई है वो, तो उसका मोशन हमको ऑब्जर्व नहीं करना दिखता बहुत आसानी से, बहुत ध्यान से काफ़ी समय तक देखोगे तब ऑब्जर्व करोगे। ठीक है। तो अब इसमें देखो ऐसा है कि जब मैं ये क्वासी स्टैटिक मोशन करा रहा हूँगा तो मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स मैं लगाऊंगा वो मुझे जस्ट इस रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या होगा, मेरा जो ब्लॉक है वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन छोड़ के आगे बढ़ेगा और मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन, वो क्या करेगा, इसके पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा। और वो पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ाएगा? तो वो जितना मैं वर्क करूँगा उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, मतलब डेल्टा यू जो होगा वो इक्वल होगा वर्क डन के, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से किया गया वर्क डन देख रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा? तो अभी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि वर्क डन होता है ये, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन को फाइनल माइनस इनिशियल होगा यहाँ पे, क्योंकि मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूँ। तो हाफ kx² माइनस हाफ kxi², तो इतना मेरा वर्क डन होगा। ठीक है। तो देखो ऐसा है कि अगर मेरा ब्लॉक यहाँ पे है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी मान लो u(x) है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है u(x), और अगर ये x = 0 पे आएगा तो हम मान लेते हैं कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैं डेल्टा यू को क्या लिख सकता हूँ, u(x) - 0 = हाफ के फाइनल जो पोजीशन, मतलब जो हमारा मैक्सिमम था वो x था, तो हाफ kx² और -0। ठीक है। तो u(x) जो है ये हमारा हाफ kx² होगा। ठीक है ना। तो ये याद रखना है ये फॉर्मूला। अब हम लोग इसके लिए ग्राफिकल मेथड से भी इस चीज़ को कर सकते हैं, तो पहले इसको नोट करो फिर ग्राफिकल मेथड से देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे तुम लोग ये सोचोगे कि ये फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल पोजीशन तो मेरा 0 है और इनिशियल पोजीशन मेरा x है, तो ये कैसे हो रहा है kx² - 0? तो देखो ऐसा है ना कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो वो घटेगा, तो उस केस में मुझे अगर इसको उल्टा भी लिखता तो दोनों चीज़ें, यहाँ भी नेगेटिव लगाता, घुमा के उसको पॉजिटिव आना था। तो मैं ऐसा ना मान लूँ कि घट रहा है तो ये बड़ा है, तो u(x) - 0 जो होगा वो यहाँ का kx² माइनस यहाँ का हाफ k × 0²। ठीक है। चलो नोट कर लो। अब चलो इसी पोटेंशियल एनर्जी को ग्राफिकल मेथड से देखते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का। तो ये हमने x ले लिया, ये 0 है हमारा यहाँ पे, और इधर हमारा fs है। ठीक है। तो ये कैसा होगा, तो हमारा फोर्स जब पॉजिटिव होता है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव होना चाहिए, और जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो फोर्स नेगेटिव होगा, तो वो इस लाइन के अलोंग आएगा। ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए पूरी। ठीक है। तो ये लाइन जो होगी वो कितनी होगी, f = -kx। अब अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम पोजीशन मानूँ, ये है xm और ये -xm होगा मान लो, मैक्सिमम जो कंप्रेशन होगा। ठीक। तो यहाँ से हुक्स लॉ से मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले तो ये बताओ। तो fs जो होगा उसको मैं यूजिंग हुक्स लॉ लिख सकता हूँ, fs = -kxm, ये मैं लिख सकता हूँ हुक्स लॉ यूज़ करके। ठीक है। अब वर्क डन जो होगा वो कितना होगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया अंडर कर्व मुझे निकालना है, ये एरिया मुझे निकालना होगा। ठीक है ना। तो ये एरिया कितना होगा, ये एक ट्रायंगल है, तो अगर मुझे इसका वर्क डन निकालना है तो क्या होगा, हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट। बेस कितना है xm, और ये हाइट कितना होगा, ये वाला हाइट ये होगा, और ये कितना होगा, ये होगा f ऑफ x। ठीक है, और वो कितना है x k इंटू xm। तो ये वर्क डन कितना आ गया, माइनस हाफ के xm का स्क्वायर। इतना ही अभी निकाल रहे थे ना इतने देर से। तो इसका मतलब क्या है कि चाहे कैलकुलस मेथड से करो चाहे कैसे भी करो, तुम्हारा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो यही आना है। ठीक है, अब अगर मुझे स्प्रिंग को धीरे धीरे स्ट्रेच करना है तो एक एक्सटर्नल फोर्स F लगाऊंगा जो अपने रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो ठीक उल्टा हो जाएगा जितना ये वर्क डन कर रहा है। मतलब जो स्प्रिंग फोर्स वर्क डन कर रहा है उसका ठीक अपोजिट वर्क डन मुझे करना पड़ेगा। तो जो मैं वर्क डन अप्लाई करूंगा वो माइनस डब्ल्यू के इक्वल होगा, इस कारण नेगेटिव। तो वो कितना हो जाएगा, हाफ के xm का स्क्वायर। ठीक है ना। इसको मैं WS से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। तो यहाँ पे माइनस WS लिख लें ताकि क्लियरिटी रहे, कंफ्यूजन ना बने। ठीक, तो जो नेट वर्क डन हुआ है, हमने जो एक्सटर्नल वर्क डन किया वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। तो U कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर या xm स्क्वायर, जो भी तुम मैक्सिमम लेके रखो वहाँ पे। कोई दिक्कत इसमें। अब देखो ऐसा है कि हमने पहले ही बता दिया है कि जो स्प्रिंग फोर्स है ये कंजर्वेटिव होता है, लेकिन इसको प्रूव नहीं किया हम लोग। तो इसको भी चलो प्रूव करते हैं कि स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलास्टिक स्प्रिंग। तो एक स्प्रिंग एज्यूम कर लो, ये इसका रेस्टिंग पोजीशन है, मान लो x इज इक्वल टू 0, और ये यहाँ तक एक्सपेंड हुआ होगा, जो इसका यहाँ एक मास लगा लेते हैं ना, अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो और ये फिर कंप्रेस होके यहाँ पहुँचेगा। मुझे और पीछे बनाना चाहिए इसको। ठीक, तो अब ऐसा है कि हमारे पास यहाँ पे 3 पोजीशंस होंगी। एक होगा ये जो मैक्सिमम है प्लस xm, एक होगा ये जो मिनिमम, मतलब मिनिमम एक तरीके से मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से माइनस xm। तो ये मेरी एक्सट्रीम पोजीशंस हुई। मैं एक इंटरमीडिएट कोई पोजीशन ले सकता हूँ जहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट x हो और एक मेरा जो होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक्सट्रीम पोजीशंस पे निकालूंगा मैकेनिकल एनर्जी, मिड पॉइंट पे निकालूंगा, मतलब मीन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, और एक किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पे निकालूंगा। और तीनों पे अगर सेम आया तो ये मेरा कंजर्वेटिव होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सट्रीम एंड्स पे। तो एक्सट्रीम एंड्स पे x जो होगा वो प्लस माइनस xm के इक्वल होगा। ठीक, तो अब एक्सट्रीम एंड्स पे वेलोसिटी कितनी होगी, बॉक्स ये जो अपना मास है इसका 0, तो v इज इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी, हाफ के xm स्क्वायर। इतनी बार निकाल चुके हो, तो जो टोटल एनर्जी होगी वो हाफ के xm का स्क्वायर होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। अब अपन क्या करते हैं, किसी एक इंटरमीडिएट पोजीशन के लिए निकाल लेते हैं। चलो, तो एट इंटरमीडिएट पोजीशन, तो इंटरमीडिएट पोजीशन के लिए हमने मान लिया है कि डिस्टेंस हमारा x है वो माइनस xm से प्लस xm के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। तो वहाँ पे जो एनर्जी होगी वो थोड़ी सी होगी काइनेटिक और थोड़ी होगी पोटेंशियल। थोड़ी मतलब क्या, कुछ काइनेटिक कुछ पोटेंशियल, सम तो टोटल होना ही है। उसको हमको यहाँ पे प्रूव करना है, मेन चीज़ ये है। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। तो टोटल एनर्जी अगर होगा तो होगा हाफ के xm का स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ के x स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, अगर वहाँ पे मैं वेलोसिटी v मान लूँ तो मैं काइनेटिक एनर्जी को हाफ m v स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो हाफ हाफ अगर उड़ा दूँ मैं तो मैं v स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, तो ये इधर आ जाएगा। तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के कॉमन
ब्रैकेट में क्या आएगा, xm स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से v की वैल्यू मेरे को मिल सकती है इंटरमीडिएट पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू अंडर रूट के xm स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई m। ठीक है, तो ये किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी होगी। अब अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे देखें तो क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, ये मालूम है तुमको। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा भाई, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो हाफ एम वी मैक्स के स्क्वायर होगा के इक्वल होगा। और अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो जो पूरी की पूरी टोटल एनर्जी है वो किस में स्टोर हुई होगी, काइनेटिक एनर्जी में, जो इक्वल होगा हाफ के एक्स एम स्क्वायर के इक्वल। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या मैं मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, दोनों साइड से हाफ उड़ा दो और वी एम की वैल्यू क्या लिख सकते हो, तो अंडर रूट के एक्स एम स्क्वायर बाई एम, तो वी एम की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के बाई एम इंटू एक्स एम। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी होगा जो हमारा स्प्रिंग गेन करेगा। वो कब गेन करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके गेन किया होगा, है ना। तो क्या इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं जैसा हमने टोटल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट किया था। तो देखो यहाँ पे जो नेचर है वो लीनियर नहीं है, यहाँ पे जो नेचर है वो पैराबोलिक है। तो हमारा जो एनर्जी का ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये टोटल एनर्जी तो ये कांस्टेंट होनी है, ठीक है, और ये मिड पोजीशन पे जो होगा वो कुछ डिफरेंस आने वाला है, तो उसको भी मैं प्लॉट करता हूँ अलग से। तो देखो हमारे एक्सट्रीम एंड्स हैं ये, मान लो तो ये माइनस एक्स एम है और ये प्लस एक्स एम है। तो एक्सट्रीम एंड्स पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मैक्सिमम है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे ये मैक्सिमम पॉइंट आया होगा। ठीक है, और अगर हम दूसरे के लिए बनाएं जो कि है हमारा क्या, पोटेंशियल एनर्जी, तो वो एक्सट्रीम एंड्स पे मैक्सिमम होता है और मिड पॉइंट पे जीरो होता है। तो अगर मैं इस पॉइंट्स को जोड़ूं तो ये कुछ इस टाइप का दिखाएंगे। तो ये हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ब्लैक कलर में क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और रेड कलर में इसको बना लेते हैं हम टोटल एनर्जी को। तो यहाँ भी हमको यही मिल रहा है कि हमारा जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगा और हमारा जो ये स्प्रिंग फोर्स है ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, चलो तो अब देखते हैं कि हमारे पास कितने अलग अलग फॉर्म्स हैं एनर्जी के। तो सबसे पहला फॉर्म जो तुम लोगों ने देखा वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, इट इज़ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, और काइनेटिक एनर्जी क्यों आता है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, और पोटेंशियल क्यों आता है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, दूसरा टाइप जो होता है एनर्जी का वो है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है भाई, तो देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। अब अगर कोई चीज़ वाइब्रेट कर रही है तो उसके पास होगी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों। तो अगर हर मॉलिक्यूल का टोटल सम निकाल दूं और उसको मैं ऐड कर दूं तो वो मेरा इंटरनल एनर्जी होगा। फिर हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी क्या होता है, तो हीट एनर्जी जो है पार्टिकल जब उनको हीट मिलती है तो वो एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट हो जाते हैं तो वो कोई रैंडम मोशन करते हैं और रैंडम मोशन में उनकी इंटरनल एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है और वही हमारा हीट या फिर थर्मल एनर्जी होता है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं केमिकल एनर्जी का। तो अगर कोई केमिकल कंपाउंड स्टेबल है तो उसकी एनर्जी कम होती है उसके कंस्टिट्यूएंट एनर्जी के कंपैरिजन में, मतलब जो उसके कंस्टिट्यूएंट एटम्स हैं उसके कंपैरिजन में जो होल कंपाउंड है उसका एनर्जी कम होता है। तो ये जो डिफरेंस है एनर्जी का ना, यही होता है केमिकल एनर्जी। उसी का हम लोग यूज़ करते हैं बैटरीज में। ठीक, और दो टाइप की केमिकल एनर्जी जो तुम लोग देख चुके हो, वो एक है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट निकलता है वो भी तो एनर्जी है ना आखिर, और अगर एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होता है तो वो भी एक एनर्जी ही है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके बाद होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो देखो चार्जेस जो होते हैं वो मूव करते हैं तब करंट आता है। अगर दो चार्जेस रखे हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगता है। तो अगर फोर्स लग रहा है तो कुछ वर्क वहाँ पे आएगा ही आएगा और वही वर्क के यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में स्टोर हो जाएगा।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बारे में क्लास 12 में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा होता है एक न्यूक्लियर एनर्जी, आजकल सुन रहे हो ना न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्या करते हैं वहाँ पे हम लोग यूरेनियम 235 का फिजन करते हैं, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है बहुत भयंकर होती है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। अगर हो जाता ना तो जन्मों जन्मों तक धरती पे एनर्जी की कमी नहीं होती, एनर्जी क्राइसिस कभी हो ही नहीं पाता, बट वो थोड़ा मुश्किल है। ठीक, तो ये अपना न्यूक्लियर एनर्जी होता है। ठीक है, तो अब देखो ऐसा है कि आइंस्टाइन ने एक फार्मूला दिया था E=mc², जो तुम लोग सब बहुत ज़्यादा बार देख चुके हो। तो ये फार्मूला बताता क्या है? ये कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सी चीज़ें। ये बताता है कि जो मास हमारा गायब होता है ना, वो कहाँ चले जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये एक्चुअली आइंस्टाइंस मास एनर्जी इक्विवेलेंस के नाम से फेमस है, और ये यही बताता है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। और आइंस्टाइन ने बोला था कि रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है, अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है, वरना कितना अच्छा होता ना। सोचो, हम लोग लकड़ी जलाते हैं 1 किलो, तो वो जो बचा हमको मिलता है ऐश, वो 10 ग्राम के आसपास मिलता है, बाकी एनर्जी कहाँ चली जाती है? हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। ठीक है ना, तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मान लो तुम्हारा हाथ कट गया, यहाँ से कट गया, अब तुमने क्या किया? एनर्जी डाला, मास डेवलप हो गया, कितना मस्त होता है ना। लेकिन ये रिवर्स प्रोसीजर अभी तक पॉसिबल हुआ नहीं है, रिसर्च चल रहा है, चलने दो, अभी तक तो हुआ नहीं तो नहीं हुआ, बट पॉसिबल तो है। देखो, अगर आना पॉसिबल है तो जाना होगा ही होगा, तो दोनों रास्ते हमेशा होते हैं, तो खोजना ज़रूरी है। तुम ही लोग क्या पता साइंटिस्ट बन जाओ, खोजो। एनर्जी से मास कैसे आ जाता है? एनर्जी से मास अभी तक नहीं आया है, डिस्ट्रॉय हो सकती है चीज़ें लेकिन आ नहीं सकती। ठीक, इसके बाद होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वही घिसा पीटा मुंह उठा के आ जाता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। या अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगा। अब हमारा जो यूनिवर्स है ना, ये आइसोलेटेड सिस्टम, हम लोग इसको एज ए ट्रीट करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया क्या? हमने पूरा वर्क देख लिया, पूरा पावर देख लिया, नहीं पूरा एनर्जी देख लिया, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देख लिए, टाइप्स जो भी थे, मास एनर्जी इक्विवेलेंस देख लिया, सब कुछ देख लिया, वर्क एनर्जी थ्योरम भी देख लिया। अब बच गया हमारा क्या? पावर। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पावर। ठीक है, तो बताओ पावर क्या हो सकता है भाई? तो पावर क्या है? जितना तुम्हारे पास पावर होगा उतना जल्दी तुम काम करोगे। तो आसान भाषा में बोलूँ कि पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, सिंपल है ना। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क है अगर, तो पावर जो होगा, मैं एवरेज पावर की बात कर लेता हूँ, तो पी एवरेज जो होगा वो वर्क डन बाय टाइम, है ना। तो ये यूनिट टाइम में जितना मैं वर्क करूँगा वही मेरा पावर होगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास जितना तुम्हारा टाइम कम होगा उतना तुम्हारा पावर ज़्यादा होगा। इसको तुम लोग ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक, अच्छा तो इसका यूनिट क्या होगा? तो देखो, पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे स्केलर है? क्योंकि वर्क डन स्केलर है और टाइम तो स्केलर होता ही है, तो स्केलर बाई स्केलर मतलब पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या है? जूल पर सेकेंड बोल सकते हो या फिर वॉट बोल सकते हो। ठीक है, WA+T। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग, तो देखो भाई, एक अलग यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं अधिकतर, वो है हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है वो होता है 746 वाट। ठीक है, ये नंबर दिमाग में रखना चाहिए तुमको। इसके अलावा अगर मैं ये एवरेज पावर है, यहाँ पे मैं वर्क डन की बात कर रहा हूँ 0 से W तक की, और उस पूरे प्रोसेस के दौरान जो वर्क है, अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मैं पावर की बात करूँ तो वो मेरा इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा। और P इंस्टेंटेनियस के लिए मुझे बहुत ही छोटे टाइम में मेरा वर्क देखना पड़ेगा। तो छोटे टाइम में मेरा वर्क कितना हुआ होगा? तो छोटा ही वर्क हुआ होगा और टाइम भी छोटा होगा। और मैं बहुत छोटा अगर लेना चाहूँ किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, तो मैं ΔT टेंड्स टू 0 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, तो पावर जो इंस्टेंटेनियस है उसको मैं dW/dt लिख सकता हूँ क्या?
तो पावर को मैं फाइनली लिख सकता हूँ dW/dt। ठीक है, तो यहाँ से ये ज़्यादा क्लियर होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। इसमें कोई दिक्कत? ठीक। अब एक चीज़ बताओ, जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे dr डिस्प्लेसमेंट तो dw हो जाएगा F.dr। अच्छा, और पावर क्या होता है? dW/dt ना। तो पावर को मैं ये dW/dt होता है तो यहाँ हो जाएगा F.dr/dt, और ये dr/dt तो v होगा ना, ये तो बन गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये F.v, तो ये भी पावर का फॉर्मूला है। पावर का एक और फॉर्मूला क्या मिला? F.v। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो इसको कई बार यूज़ करते हैं हम लोग। क्लास 12th में इसका यूज़ ज़्यादा पड़ता है वैसे, जब उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो। ठीक है, अब देखो ऐसा है कि हम लोग कमर्शियली ना ये वॉट यूज़ नहीं करते, ये बहुत छोटा यूनिट है, इससे अपना प्रैक्टिकल काम होता नहीं है। अब तुम्हारे घर में जो मीटर लगे होते हैं वो क्या मेज़र करता है? तुम बोलते हो 1 यूनिट मेज़र किए हैं, वो होता क्या है? वो एक्चुअली होता है 1 kWh, 1 kWh। अब इसको तुम लोग अगर कन्वर्ट करोगे तो किलो का 1000 मल्टीप्लाई करना, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना, तुमको मिलेगा 3.6 × 10 की पावर, अरे कितना मिलेगा? 3.6 × 10⁶ जूल, इतना आता है। कन्वर्ट करके खुद से देख सकते हो। तो पावर पे इसी टाइप के सवाल आएंगे, बहुत ही सिंपल वाले। ठीक है, मेन इसमें करना क्या रहेगा? वर्क डन डिवाइड बाई टाइम करना है। वर्क डन निकालना तुम ऑलरेडी सीख चुके हो, तो इसमें मेरे हिसाब से ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। इसको नोट करो, फिर अपन स्टार्ट करेंगे कोलिजन। तो अब लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बोलने को लास्ट टॉपिक है, इसमें काफ़ी लंबा करना पड़ता है। ठीक है, तो हेडिंग डालो कोलिजन। कोलिजन का मतलब टकराव। तो दो चीज़ें आ रही हैं, दोनों आई, हो गई टक्कर, बात ख़त्म। ठीक है, फिर पढ़ लिए कोलिजन, और क्या ज़रूरत है? तो टाइप्स ऑफ कोलिजन पे शुरू देखना पड़ेगा ना तुमको भाई। तो टाइप्स ऑफ कोलिजन में देखो, तो पहला टाइप है इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में होता क्या है, मैं बस कहानी सुनाऊंगा। तो इलास्टिक कोलिजन में देखो भाई, ऐसा ही आइडियल टाइप का कोलिजन है, इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, टक्कर के बाद भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ऐसा सोचने में अजीब लगता है, बट ऐसा होता है, प्रैक्टिकली नहीं होता लेकिन होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती है? तो इसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एनर्जी कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा, और जो यहाँ पे फोर्स इन्वॉल्व होंगे वो कंजर्वेटिव फोर्स होंगे। इसके अलावा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? कोई भी एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं होगा। तो यहाँ पे ना तो तुमको हीट एनर्जी दिखेगी, ना लाइट दिखेगी, ना साउंड दिखेगी। मतलब ये अजीब कोलिजन है जिसमें टक्कर हुई है और आवाज़ भी नहीं आई, क्योंकि आवाज़ आने के लिए भी एनर्जी का लॉस होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐसा होता है, जो ऐसा अपन सोच सकते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं ऐसा, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स में जब कोलिजन होता है तब ये हम देख सकते हैं। ठीक, दूसरा जो टाइप का कोलिजन है वो है इनइलास्टिक कोलिजन। अब इनइलास्टिक कोलिजन में क्या क्या होता है देखो। तो इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। ठीक, अब इसमें क्या क्या होगा? मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा, बट क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो फोर्सेस होंगे वो नॉन कंजर्वेटिव होंगे। उसके अलावा कुछ एनर्जी जो है यहाँ पे हीट, लाइट, साउंड कुछ भी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो ऐसा कोलिजन तुम डेली लाइफ में भी देख सकते हो। जैसे अभी मैं ये टकराया, तो ये यहाँ पे तुमको आवाज़ भी दिखी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस भी दिखा, और यहाँ पे तुमको हीटिंग भी फील होगी। अगर तुम अपना हाथ किसी चीज़ पे ऐसे मारते हो तो वो पर्टिकुलर एरिया कुछ पर्टिकुलर मिली सेकेंड के लिए तुमको हीटिंग फील होती है वहाँ पे टक्कर की वजह से। ठीक है, तो ये तो ठीक रहा। अब बात करते हैं कि ये इनइलास्टिक कोलिजन भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो सकता है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि दो बॉडी आएंगी, टकराएंगी, फिर चिपक जाएंगी और सिंगल बॉडी बन के एक ही वेलोसिटी से चल पड़ेंगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है? मोमेंटम तो कंजर्व होता है,
बट काइनेटिक एनर्जी पूरी लॉस हो जाती है, मतलब मैक्सिमम लॉस होता है, पूरा लॉस तो नहीं होगा, कुछ वेलोसिटी तो वह जाएगा ही। अब इसका एग्जाम्पल सोचोगे तो सोचो कि एक ऐसा बड़ा सा रोलर जा रहा है, रोलर जाता है, वो जा रहा है, तुमने क्या किया, मान लो रोलर का ड्राइवर मर चुका है, नहीं है उसमें, गिर गया है वो, या वो था ही नहीं, छोड़ दिया ब्रेक लगाए बिना ढलान पे, वो जा रहा है। तुमने क्या किया, उसको रोकने के लिए एक मिट्टी का इतना बड़ा बॉल लिया, उसको फेंका, मिट्टी का बॉल फेंकोगे वो जाएगा, टकराएगा, उसमें चिपक के फिर चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट आए, टकराए, एक बॉडी बन के चल पड़े। ठीक, इसके अलावा एक और होता है जो है सुपर इलास्टिक, सुपर इलास्टिक या फिर एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव कोलिजन। ठीक, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ज़रूरी नहीं है कि ये परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के लिए तुम सामने से ही मारो, वो जा रहा था, तुमने मस्ती मस्ती में उसको पीछे से मार दिया, तो क्या होगा, वो मिट्टी जाके रोलर में चिपक जाएगा और रोलर उसको लेके चल पड़ेगा आगे, कोई फर्क नहीं पड़ना उसको। ठीक, अब तुम देखते हैं ये सुपर इलास्टिक या एक्सप्लोजिव कोलिजन, तो ये एक ऐसा कोलिजन है जो अलग ही है। अभी तक सब में हम बात कर रहे थे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का, बट ये जो अपना एक्सप्लोजिव कोलिजन है इसमें गेन हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। अब नाम एक्सप्लोजन है तो समझ रहे हो ना, फटाका फूटता है तो उसमें ये वाला कोलिजन होता है। तो जैसे तुम लोग वो क्या, वो छोटा छोटा आता है, फेंकते हो तो पट्ट से फूटता है, फिर उसमें देखते हो ना पत्थर निकले रहते हैं, तो वो पत्थरों के बीच में हुआ रहता है एक्सप्लोजिव कोलिजन, वो जो बारूद होता है उस वजह से। ठीक है, एक और होता है, एक और क्या, दो और होता है, लास्ट दो है इसमें टॉपिक्स में। तो नेक्स्ट जो है ये हेड ऑन कोलिजन, नेक्स्ट है हेड ऑन कोलिजन। अब हेड ऑन कोलिजन कैसा होगा, मतलब सामने सामने से, और ये भी 1D में, 1D में मतलब 1 डायमेंशनल में। ठीक है, तो आए, टकराए और गए। ठीक है, सेम लाइन में मूव कर रहे थे दोनों ऑब्जेक्ट, टकराए और टक्कर खाने के बाद भी उसी लाइन के अलॉन्ग मोशन चलता रहा, तो उसको हम बोलेंगे हेड ऑन कोलिजन या फिर 1D 1 डायमेंशनल कोलिजन, या हेड ऑन कोलिजन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, दूसरा जो है ये है हमारा ऑब्लिक कोलिजन। ये हमारा 2 डायमेंशनल कोलिजन होता है। अब इसमें क्या होता है, ये अपना रियल लाइफ में देखने को मिलता है, दो चीज़ें आई, टकराई, अलग अलग चल दी, कैरम खेलता ऐसे मारता, जाता है, टक्कर खाता है, इधर एक गोटी गई एक इधर गई, तो 2 डायमेंशनल कोलिजन है ये, तो उसको हम लोग ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो ऐसा है ना कि जो लीनियर मोमेंटम है ना वो कोलिजन में कंजर्व रहता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक, तो अगर माने हम कि दो बॉडीज हैं 1 और 2, दोनों आई और टकराई, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी, कितने समय के लिए, बहुत छोटे समय के लिए, और फोर्स होगा ज़्यादा, इसका तो मतलब यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स लग रहा होगा, है कि नहीं? ठीक है, तो इम्पल्स तो तुम लोग जानते ही हो कि इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। तो अगर मैं मानूं कि पहले वाले की बात करूं तो जो डेल्टा P1 होगा वो कितना होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इंटू डेल्टा टी। फिर डेल्टा P2 को क्या लिख सकते हो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इंटू डेल्टा टी। ये तो तुम लोग लिख सकते हो ना। अब यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से, सॉरी न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से, ये F12 होगा, ये इक्वल होगा -F21 के, ये न्यूटन थर्ड लॉ से आया। अब अगर इसमें दोनों साइड में मैं डेल्टा टी मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या तकलीफ है, ए भाई साहब को इधर पार्सल कर दूं तो F12 डेल्टा टी प्लस F21 डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, डेल्टा P1, ये क्या है, डेल्टा P2, और ये इक्वल टू 0 है। मतलब क्या है, मतलब चेंज इन P1 प्लस P2 इज 0। इसका मतलब क्या है कि P1 प्लस P2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि कॉन्स्टेंट चीज ही चेंज नहीं होती है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि कोलिजन में जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। अब हमको करना क्या है, देखो तो ये इलास्टिक कोलिजन कोई खास यूज नहीं, इनइलास्टिक समझ लो बस क्या होता है, उतना काफ़ी है। परफेक्टली इनइलास्टिक आया, चिपका, गया। ठीक।
सुपर इलास्टिक या एक्सप्लोजिव कोलिजन, एक्सप्लोजन हुआ, कोलिजन हुआ, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इसमें बस बढ़ रही है, नो लॉस, मैक्सिमम लॉस नहीं, मैक्सिमम इसमें नहीं होता, इसमें लॉस होता है, इसमें मैक्सिमम लॉस होता है, और ये बढ़ जाता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। और उसके बाद हम देखेंगे अभी हमको करना क्या है, अब हमको करना ये कि हेड ऑन कोलिजन जब होता है तो इनिशियल वेलोसिटी आ रही है, मान लो u1 u2, दो ऑब्जेक्ट हैं, और उनका मास था m1 m2, दोनों टकराए, तो जो फाइनल वेलोसिटी आई वो कितनी होगी, हमको ये निकालना है, ठीक है। ये कब निकालना है, 1 डायमेंशन में, फिर हम लोग देखेंगे, ट्राई करेंगे उस चीज़ को निकालने का 2 डायमेंशन में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्या, हेड ऑन कोलिजन या फिर कोलिजन इन 1 डायमेंशन, तो 1D कोलिजन। तो भाई ऐसा है, ये ऑब्जेक्ट m1 विथ वेलोसिटी u1 जा रहे थे ऑब्जेक्ट m2 की तरफ विथ वेलोसिटी u2, फिर क्या हुआ, दोनों में हो गई टक्कर, तो टक्कर के समय कुछ ऐसा बना सिनेरियो, तो ये m1 ये m2, ये ड्यूरिंग कोलिजन। और कोलिजन के बाद क्या हुआ कि m1 भाई साहब जा रहे हैं अब v1 वेलोसिटी से, और m2 भाई साहब अब जा रहे हैं v2 वेलोसिटी से। तो हमको ये घुमा फिरा निकालना नहीं है, सीधा सीधा हमको ये निकालना है कि v1 v2 की वैल्यू कितनी होगी, एकदम सिंपल शब्दों में, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ हम ऐसा मान रहे हैं, देखो भाई दोनों जा रहे हैं, तो कोलिजन कब होगा, अगर u2 ज़्यादा हुआ u1 से, मतलब ये 2 जो है वो ज़्यादा स्पीड में हुआ, तो कोलिजन कभी होगा क्या, ना होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये तुमको समझ में आ जाना चाहिए था कि u1 इज़ ग्रेटर देन u2। अरे वाह, फिर क्या है, सबसे पहली चीज़ की मोमेंटम होगा कंजर्व, मोमेंटम होगा कंजर्व। अब तुम एक चीज़ सोचो तो यार, जैसे ऐसे जा रहा है कोई चीज़, सामने जाके टक्कर खाया, तो सामने वाला अब तेज जाता है ना, पीछे वाला स्लो हो जाता है, तो कोलिजन के बाद v2 इज़ ग्रेटर देन v1 होगा क्या, तुम ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। अब शुरू करते हैं कार्यक्रम। तो सबसे पहली चीज़ की कोलिजन है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो लीनियर मोमेंटम इनिशियली कितना होगा, m1 u1 प्लस m2 u2, किसका इक्वल होगा, m1 v1 प्लस m2 v2, इसमें कोई दिक्कत। अब सेम मास वाला एक साइड कर लो, तो m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, कोई दिक्कत, ठीक है। अब ऐसा है कि इलास्टिक कोलिजन हम यहाँ पे जो कर रहे हैं ये है इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, ठीक। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल होगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर के, ठीक है ना। अब हाफ 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 उड़ा दो, m1 को एक साइड रखो, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक। अब ऐसा करते हैं कि इसको ऐसा लिख लें क्या, u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2। अब इसको और इसको डिवाइड कर देते हैं, चलो, ठीक है ना। अब डिवाइड करोगे तो ये ऐसा रट से गायब, तुमको मिलेगा क्या, u1 प्लस वी1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2, यही मिलेगा, u1 प्लस वी1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2। इसको थोड़ा अरेंज करके अगर लिखें हैं तो ये होगा u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, और ये u1 माइनस u2 जो है ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, मतलब 1 का विथ रिस्पेक्ट टू 2 मतलब u ऑफ 1 2, और ये है v ऑफ 2 1, ठीक है। तो ये जो है
ये जो पहला वाला है 1 2, ये क्या है कि बिफोर कोलिजन जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा ए का विथ रिस्पेक्ट टू बी, और जो v21 है वो क्या है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b मतलब 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक, तो ये जो है u12 ये रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ये क्या होगा, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है क्या, और ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है क्या, क्योंकि कोलिजन के बाद वो सेपरेट होंगे, है ना। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर मैं बात करूं इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन की, तो इसमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। तो क्या मैं कोलिजन के बाद वेलोसिटी निकाल सकता हूं? तो निकाल लेते हैं। पहले किसका निकालें, v2 निकालें। तो अगर v2 निकालोगे तो यहाँ नीचे से क्या लिख सकते हो, v2 को u1 प्लस v1 माइनस u2, ठीक है ना। अच्छा, अब ये v2 को किस में पुट कर दिया जाए बताओ, इसमें पुट कर देते हैं। तो v2 पुट कर देंगे तो हमारा जो इक्वेशन है वो u1 और u2 के टर्म्स में आएगा और v1 बचेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर पुट करें तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u1 प्लस v1 माइनस u2। ठीक, अब इसको एक्सपेंड करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको v1 का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि ये देखो यहाँ से v1 और यहाँ से m2 v1 है ना। तो मैं ऐसा अंदाजत के हिसाब से तो v1 की जो वैल्यू अपने को मिलती है ना, वो मिलती है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 m1 प्लस m2 इंटू u2। ठीक, तो ये वेलोसिटी ऑफ 1 हुआ आफ्टर कोलिजन। अब वेलोसिटी ऑफ 2 आफ्टर कोलिजन भी हम लोग निकाल सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, यहाँ से v1 निकालेंगे, उसमें पुट करेंगे और अरेंज करेंगे और निकाल लेंगे। ठीक, लेकिन अपन उसका एक शॉर्टकट समझ लेते हैं। तो ऐसा है कि जहाँ जहाँ पे 2 है वहाँ पे 1 यूज़ कर लो, जहाँ जहाँ पे 2 है वहाँ पे 1 यूज़ कर लो। तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। तो इस तरीके से हमारा वेलोसिटी ऑफ 2 भी मिल गया, कब, आफ्टर कोलिजन। ठीक है ना। अब इसको नोट करो फटाक से, और इसके बाद इसका कुछ स्पेशल केस हमको देखना है कि क्या होगा अगर m1 m2 दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, सबसे पहला केस मैं यही देखना चाहता हूँ कि अगर m1 m2 दोनों इक्वल हो जाए तो क्या होगा। तो m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m। तो इस केस में v1 कितना आएगा देखो तो जरा, ये m1 माइनस m2 जीरो हो जाएगा क्या, और वो हो जाएगा 2m और नीचे हो जाएगा m प्लस m 2m, तो 2m 2m गायब हो जाएगा, तो v1 u2 बन जाएगा, दिख रहा है क्या। और इस तरीके से v2 u1 बन जाएगा, ये भी दिख रहा होगा फिर तुम लोगों को, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, 2m अपॉन 2m कटा, मिल गया u1। तो क्या होगा अगर दो बॉडीज इक्वल मास की कोलाइड करेंगी तो इनका वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। सिंपल है ना भाई, 1 की वेलोसिटी क्या बन गई, 2 की इनिशियल वेलोसिटी, तो एक्सचेंज ही तो हुई है वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर मासेस सेम है, ये पहला केस हमने लिया क्या कि भाई मासेस जो हैं वो सेम है। अब मैं लेना चाहता हूँ एक और केस, जब मैं ले रहा हूँ कि मास तो सेम है और एक जो मेरा है ना वो स्टेशनरी है, मतलब ये जो 2 ये है जो आगे था ना, ये खड़ा है, आराम से खड़ा है, ये आराम से खड़ा है। तो अब अपने को v1 और v2 निकालना है। तो देखो v1 कितना हो जाएगा, ये 0 और u2 0 है ना, तो v1 0 हो जाएगा, और v2 कितना हो जाएगा, ये 0 m माइनस m 0, और ये हो जाएगा 2m अपॉन 2m इंटू u1, तो u1। तो मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों अगर सेम है तो एक अगर रुका हुआ है दूसरा आएगा, वो वहाँ रुक जाएगा, और ये जो था वो चल पड़ेगा सेम वेलोसिटी से। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। ठीक, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना
कि एक ऑब्जेक्ट मेरा बहुत ही ज़्यादा हल्का हो, ठीक है, और वो जाके मान लो ये डस्टर को उठा के हम इस दीवार पे फेंक दें, ऐसा कुछ भी तो हो सकता है ना। तो मतलब मेरा एक ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही भारी है तो मैं मान लेता हूँ चलो कि जो हमारा ये M2 है ना, ये बहुत भारी है। तीसरा केस जो देख रहे हैं, M2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन M1, और साथ साथ में वो स्टेशनरी भी है, ठीक है, वो स्टेशनरी भी है। तो अब अपन V1 और V2 की वैल्यू अगर निकालें तो क्या होगा बताओ। तो V1 निकालते हैं पहले। तो V1 देखें तो क्या लिखोगे बताओ। वहाँ तो पूरा V1 इक्वल टू M2 आ तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि U2 अपना 0 है। U2 0 है, ये गायब हो गया, ठीक। ये इसमें से मैं M1 को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ M2 के कंपैरिजन में, लेकिन ऊपर क्या होगा, M2 बहुत बड़ा है ना, तो M1 को नेग्लेक्ट कर देते हैं ना, तो क्या होगा देखो, M2 बहुत बड़ा है तो ये M1 नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये माइनस M2 डिवाइडेड बाई M2 डिवाइड बाई M2 इंटू U1, ये माइनस U1 हो जाएगा, है ना। अच्छा V2 निकाल के देखो तो जरा। तो V2 के लिए ये U2 तो 0 है, अच्छा V2 के लिए U2 0 है, अच्छा, और U1 है, लेकिन M1 जो है, M1 बहुत छोटा है और ये डिवाइड हो रहा है M2 से जो बहुत बड़ा है, तो ये कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली लगभग 0 के आसपास। तो ये भी 0, ये भी 0, तो इसका मतलब क्या है, जो स्टेशनरी मैसिव ऑब्जेक्ट है वो तो वहीं रहेगा, और जो अपना हल्का वाला आया वो उसी वेलोसिटी से, अब जिस रफ्तार से आया उसी रफ्तार से निकल लेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। ये सेम है जैसे अपन यहाँ पे अगर एक दीवार पे बॉल फेंकें तो बॉल जिस स्पीड से जाएगी उसी स्पीड से वापस भी आएगी, ठीक है। अब अगर एक और इसमें कंडीशन तुम सोचना चाहो तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्या कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि भाई हमारा मास वाला जो मैसिव ऑब्जेक्ट था वो स्टेशनरी था, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा जो आ रहा है पीछे से M1 वो बहुत भारी हो M2 से, और U2 पे ये जो सेकंड वाला है ये रेस्ट पे पड़ा हो। तो अब इस केस में अपन V1 और V2 कैसे निकालेंगे देखो तो जरा। तो V1 अगर निकालोगे तो ये M2 को नेग्लेक्ट कर दोगे तो M2 बाई M2, तो ये U1 मिलेगा क्या, तो V1 इज इक्वल टू U1, ठीक है ना, ये 0 है। और V2 निकालो तो जरा एक बार, तो ये U2 0 है, ये खल्लास हो गया। ये देखो M1 बहुत बड़ा है और M1 2M1 अपॉन M1 2M1 अपॉन M1 आएगा, अच्छा। तो ऐसा क्या होगा देखो तो जरा, तो ये M2 नेग्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे M1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2U1 मिलेगा क्या। तो यहाँ कुछ मज़ेदार चीज़ देख रही है, मतलब एक हल्का ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक बहुत भारी ऑब्जेक्ट U1 वेलोसिटी से आया, इसको टक्कर मारा, वो तो U1 वेलोसिटी से हाथी चले बाजार टाइप का अपना जा रहा है, लेकिन ये जो सामने था वो दुगनी रफ्तार से भागेगा वहाँ से, ठीक है। तो ये हमने सारे केसेस देखे किस चीज़ के, इलास्टिक कोलिजन के, किसमें, वन डायमेंशन में, ठीक है। अब हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन को देखेंगे, पहले इसको नोट करो, फिर देखेंगे इन इलास्टिक कोलिजन अगर हुआ वन डायमेंशन में तो क्या होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे 1D कोलिजन, पहले देखे इन इलास्टिक, अब देखेंगे इन इलास्टिक, ठीक है। तो इन इलास्टिक में क्या होगा, तो देखो ऐसा है कि हम मान लेते हैं कि दो बॉडी है यहाँ पे, वो इलास्टिक कोलिजन में होता क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक में एक बॉडी आता है, दूसरा टकराता है और चिपक के चले जाता है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा एक वेलोसिटी मास था M1 जो U1 वेलोसिटी से आया और हेड ऑन कोलिजन किया एक दूसरे मास से जो कि रेस्ट पे पड़ा हुआ था, ठीक। तो ये मेरा M1, ये था U1 वेलोसिटी से आता, ये था M2 जो था आराम से बैठा हुआ। फिर क्या होगा, दोनों टकराएंगे
और आफ्टर कोलिजन दोनों ऐसे चिपक के चल पड़ेंगे। ये m1 है, ये m2 है, वेलोसिटी v होगी मान लो, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें क्या क्या होता है? तो पहली चीज़ तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा ना। तो लीनियर मोमेंटम कितना है? m1 u1 इज इक्वल टू, ये जीरो है ना, क्यों लिखूं, ये कितना होगा m1 प्लस m2 इंटू वी, m1 प्लस m2 इंटू वी। कोई दिक्कत? तो यहाँ से मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ क्या, फाइनल वेलोसिटी? तो m1 प्लस सॉरी m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इस वेलोसिटी से वो मूव करेगा, ठीक है ना। अब काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होगा ये देखो, चलो। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल। अच्छा, लॉस हुआ है ना, तो लॉस तो हमारा इनिशियल माइनस फाइनल होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m u स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m1 u1 स्क्वायर और m1 प्लस m2 v स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये v की वैल्यू तुमने उधर निकाली है, उसको यहाँ पुट कर दो जरा। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2, v कितना है भाई देखो, तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, एक स्क्वायर तो इसको ले डूबेगा, ठीक है ना। तो क्या इसको अपन सिंप्लीफाई करें? तो m1 u1 स्क्वायर और हाफ ये कॉमन निकाल लो, दिख रहा है ना कॉमन, हाफ m1 u1 स्क्वायर कॉमन निकाल, तो 1 माइनस खत्म 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 खत्म, क्या बचेगा m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ m1 u1 स्क्वायर m1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो डेल्टा के ई है वो कितना आ गया भाई, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर, फिर ये m1 कटेगा, m2 अपॉन m1 प्लस m2, इतना काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें? अब ये जो है ये काइनेटिक एनर्जी का लॉस ये पॉजिटिव होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो m1 m2 तो नेगेटिव हो नहीं सकता, मास है, और वेलोसिटी का स्क्वायर अगर कुछ भी होता तो पॉजिटिव तो होना ही है। अब ये लॉस हुआ कहाँ पे होगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट, साउंड। अच्छा, तो क्या मैं काइनेटिक फाइनल और काइनेटिक इनिशियल का रेशियो निकाल के देखूं एक बार? तो काइनेटिक फाइनल बाई काइनेटिक इनिशियल कितना होगा, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर अपन हाफ m1 u1 स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। अब v का वैल्यू को पुट करो और काटा पीटी करो। चलो, तो कैसे करें भाई, सबसे पहले तो हाफ उड़ा देते हैं, m1 प्लस m2 m1 u1 स्क्वायर, v का वैल्यू कितना है m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो ये देखो ये कट गया, ये एक कट गया, क्या मिला m1 अपॉन m1 प्लस m2, क्या मिला m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। तो अगर ये वैल्यू तुम देखो तो यहाँ से काइनेटिक फाइनल को तुम क्या लिख सकते हो, m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू काइनेटिक इनिशियल। अब ये जो वैल्यू है ये क्या है, काइनेटिक फाइनल काइनेटिक इनिशियल का रेशियो। अगर ये वैल्यू लेस देन 1 होती, लेस देन 1 होती, क्या होगी, होगी हमेशा, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से तो बड़ी ही होगी। तो इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा लॉस होगा और इनिशियल से हमेशा फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम ही होगा। अच्छा, एक केस ये हो सकता है क्या, सोचो तो जरा, कि अगर मेरा जो टारगेट ऑब्जेक्ट है जो m2 है जिस पे मैं जाके टकराने वाला हूँ वो बहुत भारी होता, अगर तो m2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन m1 अगर होता, तो क्या होता कि हम इसमें क्या नेग्लेक्ट करते, m1 को नेग्लेक्ट करते, नीचे m1 को नेग्लेक्ट कर देते,
या m1 को क्यों नेगलेक्ट कर दोगे? m1 को यहाँ नेगलेक्ट भी करोगे तो ये एक बहुत छोटी वैल्यू, ये बहुत बड़ी वैल्यू, तो ये जीरो आ गई क्या? तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी क्या? अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब जीरो हो गई, इसका क्या मतलब है? कि इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट आ रहा था वो जाके रुक जाएगा, बस, और क्या, सिंपल सी चीज़ है ना। और स्टिक करके वहीं पड़ा रहेगा, चिपक जाएगा एक तरीके से। लाइक एक मिट्टी का बॉल हमने लिया, उसको ऐसे दीवार पे फेंकेंगे तो दीवार पे जाके चिपक जाएगा, दीवार को लेके तो वो नहीं जा सकता ना। ठीक, तो ये हमने पूरा देखा, क्या क्या देखा? 1D कोलिजन, सिंगल डायमेंशन या हेड ऑन कोलिजन, जिसमें पहले हमने देखा इलास्टिक कोलिजन, जिसमें क्या हो रहा था, दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे थे, टक्कर हुई, फिर आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज़ क्या क्या हुई उसके हमने अलग अलग कंडीशंस देख डाले। फिर हमने देखा इन इलास्टिक कोलिजन कि जब ऑब्जेक्ट जाया और चिपक गया तो क्या हुआ, फिर फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई, कितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, और अलग अलग इसके केसेस जो हमारे दिखे। ठीक, अब जो हम करेंगे वो हम करेंगे कि भाई अब 1D कोलिजन तो ठीक है, ज़रूरी है क्या सारे कोलिजन 1 डायमेंशनल हो सकता है 2D भी हो। तो अब हम देखेंगे 2D कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन। चलो, तो अब 2 डायमेंशनल कोलिजन देखते हैं या फिर ऑब्लिक कोलिजन देखते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ठीक, तो ये 2 डायमेंशनल कोलिजन है। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि मान लेते हैं हमारा ये M2 है जो कि आराम से बैठा हुआ है, इट्स लाइक कैरम, और ये M1 है जो U1 वेलोसिटी से आ रहा है, और ये M2 बेचारा आराम कर रहा है। फिर ये M1 आया, इसको बोला चल भाई निकल ले, तो ये इस तरफ चल पड़ा और एक इस तरफ चल पड़ा, तो ये 2 डायमेंशन में चल पड़े। ठीक है, तो ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं कि M1 यहाँ पे मिला हमको और M2 हमको यहाँ पे मिला, कोई दिक्कत नहीं। अब M1 की जो वेलोसिटी थी वो V1 इस डायरेक्शन में थी, M2 की वेलोसिटी V2 इस डायरेक्शन में थी। ठीक है, ठीक है ना। तो अब अगर ऐसा देखूं मैं तो हॉरिजॉन्टल जो मेरा मतलब जो बेस होगा उससे मेरा एंगल अगर यहाँ θ1 है और यहाँ पे अगर एंगल θ2 है, तो एक किधर वेलोसिटी कंपोनेंट V1 cos θ1 और ऊपर की तरफ V1 sin θ1, और इधर होगा अपना V2 cos θ2, नीचे होगा V2 sin θ2। तो ये मेरे को वेलोसिटी के कंपोनेंट्स मिल जाएंगे आफ्टर कोलिजन। ठीक है ना। तो अब क्या होगा आफ्टर कोलिजन, जैसा कि तुमको मालूम है कि मोमेंटम कंजर्व होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। चलो, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है m1 u1, फाइनल मोमेंटम कितना है, हाँ फाइनल मोमेंटम कितना है। तो देखो यार ऐसा है ना कि यहाँ तुमको 2 डायमेंशन लेना पड़ेगा, तो ऐसा ले लो कि ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। तो पहले हम x एक्सिस के अलॉन्ग लिख लेते हैं, तो m1 u1 इक्वल होगा किसके, m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2 के, ये x एक्सिस के अलॉन्ग होगा। y एक्सिस में भी मोमेंटम चेंज हो रहा होगा, तो इनिशियल तो y एक्सिस का 0 है, लेकिन फाइनल जो है वो कितना है, m1 v1 sin θ1 इज इक्वल टू m2 v2 sin θ2। क्या इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अपने क्या मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व होगी क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना हम 3 ही इक्वेशन लिख सकते हैं और यहाँ पे हमारे अननोन हो जाते हैं 4, v1 v2 θ1 θ2। तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे, तो तुम महान काम ये कर सकते हो कि तुम 4 में से कोई एक चीज़ प्रैक्टिकली मेज़र कर सकते हो एक्सपेरिमेंट से और बाकी 3 को निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब ये जो 4 वैल्यूज़ है ना, इन्हीं 4 वैल्यूज़ के हिसाब से अपने 2-3 केस बनेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग केस जो बनेगा ग्लांसिंग कोलिजन का। पहला क्या होगा, पहला लिखो ग्लांसिंग कोलिजन। तो ग्लांसिंग कोलिजन में क्या होगा कि हमारा जो θ1 है वो 0 होगा और जो θ2 है वो
90 होगा। क्या होगा? थीटा 1 इज इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको समझने के लिए क्या है भाई, तो थीटा 1 0 है, मतलब ये जो m1 आ रहा है ना वो उसी लाइन पे जाता रहेगा, लेकिन m2 जो है वो 90 डिग्री नीचे चला जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग ग्लांसिंग कोलिजन। अब उसमें अपन अगर वेलोसिटीज़ को देखें तो यहाँ अगर इन दोनों इक्वेशंस में लगाएं वैल्यूज़ को, तो v1 निकालना है हमको, तो m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 cos थीटा 1, cos 0 1 होता है, प्लस cos 90 0 होता है, जान दो। तो ये m1 कटेगा और मुझे मिलेगा v1 की वैल्यू कितनी होगी, v1 की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, v2 निकाल सकते हैं क्या हम लोग, इसमें देख लेते हैं फिर, है ना। तो 0 इज इक्वल टू साइन 0 0 प्लस m2 v2, तो ये v2 0 आया क्या, तो ग्लांसिंग कोलिजन में क्या होगा, ठीक है, और v1 u1 रहेगा, मतलब जो आया वो चलता रहेगा और जो अपना ये दूसरा ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे था वो 90 डिग्री के डायरेक्शन में जाएगा। ठीक, इसके बाद दूसरा देख सकते हो तुम लोग हेड ऑन कोलिजन, दूसरा देख सकते हो हेड ऑन कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है भाई, तो जो इंसिडेंट पार्टिकल्स है, इंसिडेंट पार्टिकल जो है उसकी डायरेक्शन में हमारा ये जो इस पर जाके टकराया ना वो मूव करेगा। तो ये v1 जो है वो किसी थीटा 1 एंगल पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे थीटा 2 है ना वो 0 हो जाएगा। तो हेड ऑन कोलिजन में क्या होगा कि जो हमारा इनिशियल जो आया जिस पे वो टकराया, तो जो टक्कर खाया ना वो जाने के बाद उसी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन जो दूसरा इधर से आया ये पता नहीं कहाँ जाएगा। तो ऐसे कैरम ऐसा है कि ऐसे तुमने मारा, तो जिस पे मारा वो जिस लाइन से तुम्हारा गोटी गई है वो उसी, जिस पे टक्कर खाया वो उसी लाइन में चला गया, और जो टक्कर तुम्हारा जिससे मारे थे ना वो ऐसा कट मार लिया। समझ रहे हो, ये अपना हेड ऑन कोलिजन का केस। समझ में आई बात। अब इसमें क्या होगा, ऊपर वाले वैल्यूज़ डाल लेना, तो क्या होगा ऊपर वाली वैल्यूज़ में, तो m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 cos थीटा 1 और cos 0 1 होता है, तो प्लस m2 v2 मिल जाएगा तुमको। ठीक है, और दूसरे वाले में देखोगे तो ये जो है ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से v1 0 मिल जाएगा तुमको। ठीक है, यह साइन थीटा 1 भी तुमको मालूम नहीं है ना, तो तुम लिखोगे m1 v1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 0। क्या क्या मिलेगा अपने को, m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2, और दूसरा क्या मिलेगा, तो m1 v1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन मिलेंगे। अब इसमें जो भी अपने को केस दिया हो उसके हिसाब से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक केस और देख सकते हो कि ऐसा तो हो सकता है कि जो पार्टिकल्स है ना वो आइडेंटिकल हो जाए, मतलब इनका मास इक्वल हो जाए, तब क्या होगा। तो चलो देखते हैं कि अगर इनका मास इक्वल होता तो क्या होता, वो भी 2 डायमेंशन में। 1 डायमेंशन में देखे थे क्या हुआ था कि वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई थी, v1 u2 बन गया था और v2 u1 बन गया था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे दो आइडेंटिकल चीज़ें आके टकराई, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, तो क्या होगा, m u1 इज इक्वल टू m v1 cos थीटा 1 प्लस m v2 cos थीटा 2, m कट जाएगा और नीचे क्या है, m v1 साइन थीटा 1 प्लस m v2 साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 0, फिर से m कट जाएगा। और नीचे जो है देखो, तो इसमें तो हाफ तो तुम काट ही सकते हो और m भी कट जाएगा, तीनों सेम रहेगा, तो तुमको मिलेगा क्या, तुमको मिलेगा u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। क्या मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब अगर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करूं मैं, तो m u1 वेक्टर इज इक्वल टू m v1 वेक्टर प्लस m v2 वेक्टर होता है। m अगर कट जाता तो u1 क्या मिल जाता, v1 प्लस v2 वेक्टर। ठीक है, अब ऐसा है, इसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो, तो u1 डॉट u1 क्या मिलता है अपने को,
V1 प्लस V2 डॉट V1 प्लस V2। तो ये V1 प्लस V2 उसको स्क्वायर बनेगा क्या? V1 प्लस V2 इसका स्क्वायर बनेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो V1 डॉट V1 प्लस V1 डॉट V2 प्लस V2 डॉट V1 प्लस V2 डॉट V2। तो ये V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2, ठीक है? ये मिलेगा कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत? और लेफ्ट साइड में क्या है? U1 स्क्वायर है, और ये स्क्वायर होने के बाद इसका वेक्टर हट जाएगा डॉट होने के बाद। तो अब ये U1 स्क्वायर जो है वो V1 प्लस V2 स्क्वायर के इक्वल है ना, ये इन दोनों के सम के इक्वल है। तो ये दोनों गायब हो जाएंगे। तुमको मिलेगा क्या? तुमको मिलेगा 2V1 V2 इज इक्वल टू 0, 2V1 डॉट V2 इज इक्वल टू 0। तो V1 डॉट V2 इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब इसका क्या मतलब है बताओ जरा? डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या है कि V1 और V2 के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अपन इसमें देखें इलास्टिक कोलिजन हो, अगर दो आइडेंटिकल चीज़ें टकराएं तो दोनों 90 डिग्री पर मूव करेंगी एक दूसरे से। क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो ये था अपना 2 डायमेंशनल क्वेश्चन। तो 2 डायमेंशनल में देखो हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, हमारे पास एक वैल्यू हमको एक्सपेरिमेंटली निकालनी ही पड़ेगी, तभी हम इस 3 इक्वेशन को यूज़ करेंगे, क्योंकि 4 अननोन और 3 इक्वेशन सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक, चलो तो अब देखते हैं एक चीज़ जो कि है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है? तो ये होता है रेशियो किसका? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का विथ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का रेशियो है ये किसके साथ? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक, तो ऊपर मैं क्या लिखूंगा? V1 माइनस V2, नीचे क्या लिखूंगा? U1 माइनस U2। ठीक है, V1 माइनस V2, U1 माइनस U2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है क्या? अब ये बताता क्या होगा? ये क्या वर्ड है? रेस्टिट्यूशन। तो ये रेस्टिट्यूशन तुमको बताता है कि हमको एक कोलिजन के बाद मिलता क्या है, मतलब हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें क्या हुआ होगा। ये हमको बताता है कि कोलिजन के बाद कितना काइनेटिक एनर्जी बचा, सिंपल शब्दों में। और ये यूज़ कहाँ आता है? तो ये यूज़ आता है ये पता करने में कि तुम्हारा जो कोलिजन है वो कैसा है, टाइप ऑफ कोलिजन पता करने के लिए। तो उसके लिए कुछ वैल्यूज़ दिमाग में डाल लो, ठीक है, और उसको अपन इस टेबल से बना लेते हैं। तो देखो E का वैल्यू हो सकता है कि 1 हो। तो E का वैल्यू जब 1 होता है तो हमारा जो कोलिजन है ना वो इलास्टिक कोलिजन होता है, और इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है। ठीक, अब E की वैल्यू हो सकती है 0 से 1 के बीच में आ जाए। तो 0 से 1 के बीच में जब होता है तो अपना इन इलास्टिक कोलिजन होता है, और हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज़ नॉट कंजर्व्ड। क्लियर? इसके अलावा E 0 हो गया, तो E 0 हो गया तो हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो जाता है। तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है इसका मैक्सिमम लॉस होता है। और इसके अलावा एक ये हो सकता है क्या कि E की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो गई तो ये हमारा एक्सप्लोजिव कोलिजन है, या फिर सुपर इलास्टिक, या फिर एक्सप्लोजिव कोलिजन है। तो इसमें क्या होता है? इसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ये कब कहाँ पे अधिकतर देखने को मिलता है? सुपर इलास्टिक एक्सप्लोजन्स में, फटाका वटाका फोड़ते हो ना उसमें भी। ठीक, अब सोचो ये कैसे 0 कैसे हुआ? 0 कब होगा? जब V1 और V2 बराबर होंगे।
जब v1 और v2 बराबर होंगे, इसका मतलब क्या है, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे होंगे। और दोनों सेम वेलोसिटी जा रहे हैं कोलिजन के बाद, इसका मतलब कैसे आए और फिर सेम वेलोसिटी जाए, मतलब क्या, चिपक गए ना। यही होता था ना परफेक्टली इनलास्टिक में। तो इस तरीके से हर एक को तुम लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत। तो ये इस पे भी पूछ सकता है, जरूरी तो नहीं है पूछेगा, लेकिन पूछ जरूर सकता है। तो ऐसा है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से हमको पता चल जाता है कि हमारा कोलिजन कौन सा है। तो हो सकता है सवाल कुछ ऐसा आ जाए कि E इज इक्वल टू 0, विच टाइप ऑफ कोलिजन इट इज़। 4 ऑप्शन दिखेगा, आप टिक लगा लेना जो होगा। ठीक, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसका DPP मिल जाएगा, उसको आराम से सॉल्व करो, और कुछ समझ नहीं आता है तो फिर पूछो।